हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट लाए हैं, वह लाए हैं जीनियस का। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आई होप यह आप लोग को पसंद आएगा। और साथ ही बताते चलें, कौटिल्य जीएस का चल ही रहा है प्रैक्टिस सेट। आज सैटरडे, आज भी प्रैक्टिस सेट आने वाला है, उसे मैं प्रैक्टिस सेट को करवा दूंगी डिस्कशन के साथ। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ही प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में पाए गए आरंभिक आदि मानव के साक्ष्य कितने वर्ष पुराने हैं, बताने हैं। भारत में पाए गए आरंभिक आदि मानव के साक्ष्य कितने पुराने हैं? यह पुराना है 5 लाख वर्ष। 5 लाख वर्ष। भारत में आदि मानव के अधिकांश साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सिंधु एवं झेलम नदी के बीच फैले प्रदेश से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए हैं? तो यह खोजे गए हैं गुजरात से। गुजरात में सर्वाधिक मिला है। ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर बात की जाए कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो पूर्व में बात की जाए, पूर्व में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में बात की जाए तो दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। और पूर्व की बात की जाए तो आलमगीरपुर जो कि एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है आलमगीरपुर। और पश्चिम की बात की जाए तो सूतकांगेडोर। मांडा जो है किस नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे है। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी यूपी में है। दैमाबाद, हिंडन नदी किसकी सहायक नदी? तो यमुना की सहायक नदी है। दैमाबाद जो है परवरा नदी के किनारे स्थित है। और परवरा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है, महाराष्ट्र में है। सूतकांगेडोर जो है यह दास्क नदी के किनारे है। और यह कहाँ है? तो बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में है। चलिए क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में क्या प्राप्त हुआ है? तो पता ही है, लोथल और रंगपुर। लोथक और रंगपुर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गुजरात से ही प्राप्त हुए हैं। रंगपुर से क्या प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है चावल की भूसी। लोथल और रंगपुर दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा। लोथल से और क्या प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है गोदीबाड़ा, फारस की मुहरे और कपास प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकान बनाने का कारखाना प्राप्त हुए, कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बात की जाए तो राजस्थान से प्राप्त हुआ है कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियाँ। किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो अलंकृत ईंट प्राप्त हुआ है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर सी। और भी ध्यान रखिएगा, अल्लादी नोह जो है, अल्लादी नोह सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो अल्लादी नोह ही है। और सबसे बड़ा कौन सा स्थल है? कैसे तो है मोहनजोदड़ो। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है धौलावीरा और राखीगढ़ी। धौलावीरा से भी बड़ा कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी कहाँ है? तो यह हरियाणा के हिसार जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बसा है? पाटलिपुत्र जो है किस नदी के संगम पर बसा हुआ है? तो यह है गंगा और सोन नदियों पर। पाटलिपुत्र की स्थापना महाजनपद काल में हुआ था। पाटलिपुत्र को सबसे पहले किसने स्थापना किया था? तो यह किया था उदयी ने जो कि हर्यक वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के शासन के लिए प्रसिद्ध थे? तो पता ही होगा, ग्राम प्रशासन के लिए। इसका हमें जानकारी किससे मिलता है? तो इसका हमें जानकारी मिलता है उत्तर मेरूर अभिलेख से। यह अभिलेख किसका है? उत्तर मेरूर अभिलेख जो है यह है परांतक प्रथम का है। चोल वंश की स्थापना किसने किया था? तो चोल वंश की स्थापना विद्यालय ने किया था। इसके दो महत्वपूर्ण शासक का नाम याद रखिएगा, राजराज प्रथम और एक नाम याद रखिएगा
राजेंद्र चोल का नाम याद रखिएगा। सबसे पहले अगर श्रीलंका पर अभियान किया था तो राजराज प्रथम, और उत्तरी श्रीलंका को जीत करके उस पर सिर्फ टैक्स वसूलते थे राजराज प्रथम, जबकि राजेंद्र चोल श्रीलंका को पूरी तरह से चोल साम्राज्य में शामिल कर लिए थे। कौन? राजेंद्र प्रथम। लेकिन कुंतोतुंग प्रथम के समय श्रीलंका जो है चोल साम्राज्य से अलग हो गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया है? तो आक्रमण किया था 17 बार, टोटल 17 बार आक्रमण किया था। पहली बार आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में पहली बार आक्रमण किया था। और उसके बाद उसने हिंदू शासक कौन थे? जयपाल को इसने पराजित कर दिया था। लेकिन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो किया था यह बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक का समय चल रहा था। राजधानी बनाई थी हम्पी को। मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा क्या थी? पैगोडा थी। और किस नदी के किनारे स्थित था? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। सबसे पहले अपने साम्राज्य में मुस्लिमों को सैनिक रूप में किसने भर्ती किया था? तो यह किया था देवराय प्रथम ने। देवराय प्रथम मुस्लिम सिपाही को भर्ती किया था। देवराय प्रथम के समय कौन आया था? तो निकोले डी कांटी जो कि इटली का यात्री था, यह देवराय प्रथम के समय आया था। वही देवराय द्वितीय के समय कौन आया था? तो देवराय द्वितीय के समय आया था अब्दुल रज्जाक आया था। अब्दुल रज्जाक की पुस्तक का नाम क्या है? मतला ए साहिन से विजयनगर के प्रशासनिक जानकारी हमें प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। बारबोसा और डोमिगो पायस जो कि पुर्तगाली यात्री था, डोमिगो पायस, यह किसके दरबार में आया था? तो यह आया था कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। विजयनगर साम्राज्य पर टोटल कितने वंशों ने शासन किया था? तो 4 वंशों ने शासन किया था। पहला है संगम वंश, दूसरा है सालू वंश, तीसरा है तुलु वंश और चौथा है अराविडु वंश। कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था? तो कृष्णदेवराय का संबंध है तुलु वंश से। सर्वाधिक शासन किसने किया था? तो सर्वाधिक शासन किया था संगम वंश ने। संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। इसके साथ ही एक और याद रखिएगा, 11 वर्ष के बाद 1347 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना 1336 में हुई थी, लेकिन 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया गया था हसन गंगू के द्वारा। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महावत खान पर नूरजहां की विजय के क्या कारण थे? महावत खान पर नूरजहां के विजय के क्या कारण थे? ऑप्शन को देख लीजिए और इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा महावत खान की सेना में राजपूत सैनिकों की बढ़ती लोकप्रियता, नूरजहां का धैर्य, साहस एवं दूरदर्शिता। इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। महावत खान एक महान सेनानायक था जिसने अपने पराक्रमपूर्ण कार्यों के बल पर अमीर उल उमरा की प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। महावत खां की सेना में राजपूत सैनिकों की अलोकप्रियता बढ़ गई थी। 1626 ईस्वी में महावत खान ने झेलम नदी के तट पर विद्रोह करते हुए जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया। नूरजहां ने अपने धैर्य, साहस और कूटनीतिक दूरदर्शिता से विद्रोह को दबा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कंपनी का महाधिकार पत्र कहा जाता है? निम्न में से किसे कंपनी का महाधिकार पत्र कहा जाता है? यह कहा जाता है फर्रुख सियर का फरमान। फर्रुख सियर का फरमान जो आया था, कब आया था? तो 1717 ईस्वी में शाही फरमान जारी किया था। फर्रुख सियर द्वारा जारी इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य जिसके साथ लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की।
राज्य जिसके साथ लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की तय की थी, हैदराबाद के साथ, मैसूर के साथ, तंजौर के साथ, इनमें से सभी के साथ किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि कब लाया था? तो 1798 ईस्वी में लाया था। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को लाया था और सबसे पहले वेलेस्ली ने 1798 ईस्वी में हैदराबाद को शामिल कर लिया था। मैसूर की बात की जाए तो मैसूर को 1799 में, मैसूर को 1799 में, तंजौर की बात की जाए तो 1799 में इसे भी, और अवध को 1801 में, अवध को 1801 में, पेशवा को भी 1801 में, पेशवा को भी, मराठा और पेशवा जो है 1801, अवध को भी 1801 में शामिल कर लिया था। बरार एवं भोसले को 1803, बरार एवं भोसले 1803, सिंधिया को 1804, सिंधिया को 1804 में सहायक संधि के तहत इसे क्या कर लिया था? अपने में शामिल कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ? देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ? बताइएगा। तो यह अधिवेशन हुआ था कहाँ? 1934 में हुआ था और यह हुआ था बम्बई में, बम्बई में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यह 49वें क्रम का अधिवेशन था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरी अधिवेशन में भी त्यागपत्र जब सुभाष चंद्र बोस दे दिए थे, उस समय भी अध्यक्षता किसने किए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही किए थे। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? इसमें से बताना है कौन सा जो है साप्ताहिक पत्रिका थी महात्मा गांधी का। यह है यंग इंडिया, यंग इंडिया। इनका जो सबसे पहला समाचार पत्र था यह था, इनका जो पहला समाचार पत्र था यह था इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। कहाँ से जारी किए थे? तो यह जारी किए थे इंडियन ओपिनियन को दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से जारी किए थे। ध्यान रखिएगा। केसरी और मराठा किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। अल हिलाल किसका है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कॉमरेड और हमदर्द जो है, कॉमरेड और हमदर्द मेरे ख्याल से मोहम्मद अली जिन्ना का है, मोहम्मद अली जिन्ना का है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1972 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट है, फयू हरोर उपाधि किसे दी गई? फयू हरोर उपाधि किसे दी गई? यह उपाधि किसे दी गई है? बताइएगा। यह दिया गया है हिटलर को, हिटलर को। कहाँ का तानाशाह हैं? तो जर्मनी के। इनका जन्म की बात की जाए तो 1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 1889 ईस्वी को कहाँ जन्म हुआ था? तो वॉन में जन्म हुआ था, वॉन में इनका जन्म हुआ था। 1921 ईस्वी में इसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन किया। 1921 ईस्वी में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन किया। हिटलर की लिखी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? तो मेन कैफ है, मेरा संघर्ष इनका महत्वपूर्ण पुस्तक है। कालांतर में नाजियों की बाइबल के रूप में इसे प्रसिद्धि मिली हुई है। कौन से पुस्तक को? मेरा संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका आयोजन लंदन में हुआ था? किसका आयोजन है जो लंदन में हुआ था? बताइएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व किए थे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। अगर पूछ दिया जाए तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने भाग लिए थे और तेज बहादुर सप्रू तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगर डेट की बात की जाए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर को हुआ था, 12 नवंबर 1930 को हुआ था और यह लंदन में ही हुआ था। और तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 दिसंबर 1931 को हुआ था, 7 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर, डेट याद रखिएगा, 17 नवंबर 1932 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कर्जन वाइली की हत्या कर दी? किसने कर्जन वाइली की हत्या कर दी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा ने। मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या कर दी। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा लंदन गए और वहां जाकर के करजन वायली की हत्या कर दी। नेक्स्ट है, बाद में मदन लाल ढींगरा को भी फांसी की सजा दे दी जाती है। नेक्स्ट है, प्रकाशीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? प्रकाशीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तारे। तारा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो तारा जितना चमकीला होता है उसका जीवन काल उतना ही कम होता है। जो तारा जितना चमकीला होता है उसका जीवन काल उतना ही कम होता है। ब्रह्मांड में तीव्र चमकदार तारों का जीवन काल कितना वर्ष होता है? तो 10 के पावर 6 वर्ष होता है। अगर बात की जाए ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा अगर पूछा जाए तो यह हो जाएगा एप्सिलॉन ऑरिगी सबसे बड़ा तारा है, जिसमें लगभग 27 लाख सूरज को समा सकता है। एप्सिलॉन ऑरिगी तारा सबसे बड़ा तारा है, नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए उपग्रह की, तो उपग्रह 2 ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, जो हैं बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। चंद्रमा किसकी उपग्रह है? तो यह है पृथ्वी की। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। फोबोस और डिवोस किसकी उपग्रह है? तो यह मंगल का है। 2 उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? कमेंट करके बताइएगा। जबकि सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। और सर्वाधिक उपग्रह किसका हो गया है? तो कुछ टाइम पहले बृहस्पति का सर्वाधिक उपग्रह था, उसके बाद फिर शनि का हो गया। लेकिन वर्तमान में ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जो उपग्रह है यह बृहस्पति ग्रह का ही है। बृहस्पति का ही सर्वाधिक ग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है। टाइटन किसका है? तो शनि का है। नेक्स्ट है, सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? सूर्य के पश्चात निकटतम तारा कौन सा है? तो यह है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और यहाँ से प्रकाश पहुँचता है 4.2 प्रकाश वर्ष में। 4.2 प्रकाश वर्ष में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सूर्य से प्रकाश कितने मिनट में पहुंच जाते हैं? तो पता ही है, 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4.2 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करते हुए सूर्य के समीप आ जाते हैं क्या है? उसे क्या कहते हैं? वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करते हुए सूर्य के समीप आ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? नज़दीक आ जाने को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और दूर जाने को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। उपसौर की घटना कब होती है? तो 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है और 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। देखिए यहाँ पे हिंदी नाम नहीं दिया गया, इंग्लिश नाम दिया गया है। उपसौर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो उपसौर को इंग्लिश में कहते हैं पेरीहेलियन कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उस रेखा को कहते हैं एपिसाइड लाइन कहते हैं। बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को बना रही हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। अगर पसंद आता तो लाइक करके आप लोग जवाब देंगे, अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हाँ मैम कैसा लगा है, इसका कमेंट करके बताएंगे इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपसौर को कहते हैं एपीहेलियन। अपसौर की घटना कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। संसार का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन है? संसार का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊपर उठ जाते हैं, अगल बगल वाले भाग ऊपर उठ जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं ब्लॉक पर्वत कहते हैं। अब संसार का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है? तो सिएरा नेवेदा है। कहाँ में है? तो कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ध्यान रखिएगा। साल्ट रेंज कहाँ का है? तो पाकिस्तान। ब्लैक फॉरेस्ट एवं
वासे जो है यूरोप का है, यूरोप का है। ब्लैक फॉरेस्ट और वास जेस जो कहाँ का है तो यह दोनों यूरोप का है। तथा वसाच रेंज कहाँ का है तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका की ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। साल्ट रेंज पाकिस्तान, ब्लैक फॉरेस्ट या फिर बास जेस यूरोप के हैं ब्लॉक पर्वत, और वसाच रेंज यह जो है अमेरिका के ब्लॉक पर्वत हैं। और सियरा नेवादा सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। नेक्स्ट है सुंडा गर्त अवस्थित है, सुंडा गर्त अवस्थित है, यह अवस्थित है हिंद महासागर में। सुंडा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग भी है। इसकी गहराई की बात की जाए तो 8,152 मीटर इसका गहराई है। यह जावा द्वीप के दक्षिण में स्थित है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण में प्रकाश एक समकोणीय प्रिज्म के द्वारा 2 बार परिवर्तित होती है। पेरिस्कोप के द्वारा पनडुब्बी से जल की सतह का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप के बारे में तो जानते होंगे। सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? बताइएगा कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक एस्बेस्टस पाया जाता है रूस में। कहाँ पाया जाता है? रूस में। जबकि दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है चीन का और तीसरा स्थान है ब्राज़ील का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का निकटतम दूसरा समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? पहला तो है श्रीलंका, दूसरा पूछा जा रहा है यह है इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है पाक जलडरूम मध्य द्वारा अलग होता है और मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग होता है। और भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। एलिफेंट दर्रा किससे जोड़ता है? एलिफेंट दर्रा किसे जोड़ता है? तुजुत दर्रा जोड़ता है भारत और म्यांमार को। एलिफेंट दर्रा किसे जोड़ता है यह पूछा जा रहा है। यह जोड़ता है जाफना और श्रीलंका को। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष के जाफना और श्रीलंका से भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है? भारत के पश्चिमी घाट पर कौन सा बंदरगाह है? मुंबई, कांडला, न्यू मंगलौर उपयुक्त में से सभी। मुंबई, कांडला, मर्मागोआ, न्यू मंगलौर, कोच्चि एवं जवाहरलाल नेहरू पत्तन जो है यह सभी के सभी पश्चिमी तट पर स्थित है। खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है तो भावनगर सूरत के बीच। नेक्स्ट है, भारत में वह राज्य जहाँ केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है। भारत में वह राज्य जहाँ केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है तो यह रहता है हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? बताइएगा सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है तो गर्म मरुस्थल की बात की जाए तो थार हो जाएगा जो कि राजस्थान में है। शीत मरुस्थल कौन सा है तो शीत मरुस्थल है आपका लद्दाख में है। शीत मरुस्थल लद्दाख में। गर्म मरुस्थल थार में है। एक और मरुस्थल है जो कि कच्छ का रण है। वो कौन सा मरुस्थल आप लोग बताइएगा, मैं भूल रही हूँ। कच्छ का रण कौन सा मरुस्थल है? कौन से मरुस्थल का उदाहरण है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्करण कहलाता है। जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्करण क्या कहलाता है तो यह कहलाता है मृदा अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट है, सिमलीपाल भितरकनिका अभ्यारण्य किस राज्य में है? सिमलीपाल और भितरकनिका दोनों का नाम एक ही साथ याद रखिएगा। यह जो है यह है उड़ीसा में है। सिमलीपाल में क्या पाया जाता है तो बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, लघु पूछ बंदर, गिद्दड़, लक्कड़बग्घा, बनेला इत्यादि उड़ीसा में पाया जाता है। जबकि बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा तो वह है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिमी चंपारण में है। बड़क जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? बड़क जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? यह रहती है तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों। टोडा जनजाति भी नीलगिरी पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ता है। कौन? नीलगिरी पहाड़ी ही। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ऊंची चोटी का नाम क्या है बताइएगा।
नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा? किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और प्रथम वायसराय कौन बना था? तो लॉर्ड कैनिंग बना था। लॉर्ड कैनिंग बना था, ध्यान रखिएगा। और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछ दिया जाए तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही था। अगर पूछ दिया जाए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, बातों पे गौर करिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1833 में यह लाया गया था और बने थे कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की एक विशेषता है? यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, 1858 के द्वारा ही क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को समाप्त करके किसके हाथों में चला गया था? तो ब्रिटिश के क्राउन के हाथों में चला गया था। 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति में आपातकालीन राजधानी बनाया गया था इलाहाबाद को। एक दिन के लिए राजधानी बनी थी 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की एक विशेषता है? संसदीय प्रणाली, बिल्कुल। संघात्मक विशेषताएं, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, जी हाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ग्रुप में भी शेयर किया करें, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग के लिए इतना मेहनत करती हूँ फिर भी आप लोग शेयर नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन को देख लीजिए, इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। डेविड रिकार्डो की पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। डेविड रिकार्डो की पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। जॉन रॉबिन्सन की पुस्तक का नाम क्या है? जॉन रॉबिन्सन का ध्यान रखिएगा, द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल जॉन रॉबिन्स की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान के कौन से अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता की संकल्पना सम्मिलित की गई है? मूल संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता तो लागू कहाँ है? तो गोवा में। आर्टिकल की बात की जाए तो यह है आर्टिकल अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 40 में क्या है? तो पंचायत के बारे में चर्चा किया गया है। पंचायत के बारे में चर्चा किया गया है, ध्यान रखिएगा। यह सब जो है नीति निर्देशक तत्व की बात की जा रही है। नीति निर्देशक तत्व की बात अब हो रही है तो ध्यान रखिएगा। भाग 4 में इसका वर्णन है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल की बात की जाए तो 36 से लेकर के 51 तक इसका चर्चा मिलता है। यह न्यायोचित नहीं है, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? तो प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है? जी नहीं, प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, मनोनयन भी नहीं होता है, नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 75 का में इसका प्रावधान किया गया है। अंत मंत्रियों की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है और राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल या फिर दलों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। शून्यकाल क्या है? बताइएगा, शून्यकाल क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से बना सकते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। शून्यकाल क्या है? ये देन किसका है? तो भारत का देन है। और यह जो है जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना विचार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, शून्यकाल जो है 12 बजे से लेकर के 1 बजे का जो काल है यह शून्यकाल कहलाता है। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में शून्यकाल का समय है 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक का निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रश्नकाल के बाद ठीक जो समय काल आता है वही शून्यकाल होता है। निम्न कथनों को गौर करें। चलिए भाई गौर करते हैं, कौन सा कथन जो है जो सही दिया गया है? विधानमंडल राज्य सूची पर कानून बना सकता है। जी हाँ, बना सकता है।
राज्य सूची में टोटल विषय कितने हैं बताइएगा कमेंट करके। संघ सूची में है 100 विषय। संघ सूची में कितने विषय हैं 100 विषय हैं। राज्य सूची में है 61 विषय। 61 विषय हैं जो राज्य सूची में है। और समवर्ती सूची की बात की जाए, अगर मैं सही हूँ तो, क्योंकि आप लोग भी ध्यान दिया करिएगा, समवर्ती सूची में विषय हैं 52 है। हाँ सही है। संघ सूची में 100 विषय हैं। संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52। सूची की बात आ रही है अनुसूची 7 में इसका चर्चा किया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को वरीयता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। वरीयता है। समवर्ती सूची में राज्य विधानमंडल भी बनाते हैं और केंद्र सरकार भी बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। राज्य विधानमंडल को संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार है, ये ध्यान रखिएगा। राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकता है, किंतु यदि समवर्ती सूची में वर्णित विषय पर संसद भी कोई कानून बनाती है और उसमें विरोध हो जाता है तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून उस मात्रा तक शून्य होगा जहां तक संसद के कानून के विरुद्ध है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सी करने की बात है, समवर्ती सूची में विधानमंडल और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन दोनों में अगर झगड़ा हो जाता है तो केंद्र सरकार को ही वरीयता दिया जाता है, यही कहना चाह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान करता है? निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान कौन सा आर्टिकल करता है? तो अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? देखिए भाई, आपातकाल की चर्चा मिलता है 352 में, 356 में और 360 में। ये तीनों जो है आपातकाल से संबंधित है। 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध है 352 से, राष्ट्रपति शासन 356। ध्यान रखिएगा, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कब किया गया था? क्या किया गया था? यह किया गया था 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। चीन के आक्रमण हुआ था, पता ही होगा आप लोग को। और इस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो इस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। कब तक रहा था? तो 10 जनवरी 1968 तक आपातकाल चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं? तो कीमत का सिद्धांत कहते हैं। कीमत का सिद्धांत या फिर मूल्य का सिद्धांत कहते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? मूल सिद्धांत या फिर कीमत का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है, देश का पहला ट्रेड पॉइंट किस स्थान पर स्थापित किया गया? देश का पहला ट्रेड पॉइंट किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय कोयला उद्योग का संचालन एवं नियंत्रण करती है। भारतीय कोयला उद्योग का संचालन एवं नियंत्रण कौन करती है? तो यह करती है CIL और सिंगरेनी कालियरीज लिमिटेड, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1972 एवं 73 में 2 चरणों में कोयला उद्योग का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण करके इसे सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत सबसे अधिक किसका आयात करता है? भारत सबसे अधिक किसका आयात करता है? तो यह आयात करता है सल्फर का, गंधक का। निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध नॉकआउट से है? किस खेल का संबंध नॉकआउट से है? तो यह है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग। किस खेल का संबंध नॉकआउट से है? बॉक्सिंग मुक्केबाजी से संबंधित है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? यह शुरू हुई थी कोलकाता में। कब? तो 1879 में। PWF फंड के द्वारा। PWF
PWF फंड के द्वारा विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई थी। 1898 ईस्वी में भारत का प्रथम विद्युत गृह कहाँ आरंभ हुआ था? प्रथम विद्युत गृह दार्जिलिंग में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में, इसका राइट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए। दार्जिलिंग में क्या बनाया गया था? तो प्रथम विद्युत गृह बनाया गया था 1898 ईस्वी में। अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है? तो क्रय शक्ति पर आधारित मांग, क्रय शक्ति पर आधारित मांग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में मांग एक प्रभावी इच्छा है जिसमें 3 बातें शामिल है। वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, वस्तु को खरीदने के उपलब्ध साधन होना चाहिए, साधनों को खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्लू बुक। क्या कहते हैं? ब्लू बुक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ब्लू बुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफेद झंडा किसका प्रतीक नहीं है? इसमें से बताना है सफेद झंडा किसका प्रतीक नहीं है। तो शांति का है, दोस्ती का है, युद्ध विराम का है, युद्ध का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध का सफेद झंडा जो है प्रतीक नहीं है। नेक्स्ट है विंडोज में एंड रिमूव प्रोग्राम एंड न्यू हार्डवेयर मोडेम आदि जैसे आइकॉन किस में रहते हैं? विंडोज में एंड रिमूव प्रोग्राम्स एंड न्यू हार्डवेयर मोडेम आदि जैसे आइकॉन किस में रहते हैं? तो यह रहते हैं कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डीवीडी क्या है? डीवीडी क्या है? डीवीडी का फुल फॉर्म बताना तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। डीवीडी की खोज किसने किया था? तो फिलिप्स सोनी ने किया था। फिलिप्स सोनी ने डीवीडी का खोज किया था। डीवीडी की खोज फिलिप्स सोनी, तोशिबा तथा पैनासोनिक ने 1995 में की थी। शुरू में डीवीडी का विस्तृत रूप क्या था? तो डिजिटल वीडियो डिस्क था। डिजिटल वीडियो डिस्क था। नेक्स्ट है वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। स्पिनिंग क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है तो बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट है कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती क्या है? कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती प्रेरकत्व युक्ति है। क्या है? प्रेरकत्व युक्ति है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वायु में क्या होती जाती है? बताइएगा वायु में क्या होती जाती है? 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं तो क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वायु होती जाती है। तो वायु क्या होती जाती है? तो पतली होती जाती है, पतली हो जाती है, विरल होती जाती है। नेक्स्ट है एक घूमते हुए शाफ्ट से धागे बंधी हुई एक गेंद एक समान गति पर घूमती है। शाफ्ट को अचानक रोकने पर गेंद के कोणीय वेग के साथ धागा शाफ्ट के चारों तरफ लिपटना आरंभ कर देता है। क्या आरंभ कर देता है? घटते हुए कोणीय वेग के साथ धागा जो है शाफ्ट के चारों तरफ लिपटना आरंभ कर देता है। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंग दैर्ध्य द्वारा, तरंग दैर्ध्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत का सबसे खराब चालक है? कौन सी विद्युत का सबसे खराब चालक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन जो है विद्युत का सबसे खराब चालक है। और सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो सबसे अच्छा चालक हो जाता है चांदी, चांदी हो जाएगा। नेक्स्ट है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस का एसआई मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है, डायोप्टर। ध्यान रखिएगा। लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है। तथा इसे क्या किससे व्यक्त करते हैं? डी से व्यक्त करते हैं। और डी बराबर क्या होता है? 1/f होता है। नेक्स्ट है ऊष्मा संवाहकता गुणांक का आयाम है। ऊष्मा संवाहकता गुणांक का आयाम है। इसका आयाम क्या है? तो यह है mlt-3 θ-1। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं? बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं?
क्या कहते हैं सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर वोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं? तो सबसे ऊपर। अगर मैं जहाँ तक समझ रही हूँ तो क्रस्ट, क्रस्ट जो होता है, क्रस्ट मेटल, मेटल जो होता है बीच वाला भाग होता है, और कोर जो होता है सबसे निचले वाला भाग होता है। क्रस्ट मेटल कोर, अगर यही पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। यदि विद्युत प्रवाह व वोल्टेज 90 डिग्री से फेज के बाहर है तो पावर क्या होगी? यदि विद्युत प्रवाह व वोल्टेज 90 डिग्री से फेज के बाहर है तो पावर क्या होगी? तो शून्य होगी, शून्य होगी। किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन हैं, उस तत्व का परमाणविक भार कितना है? तो उसका परमाणविक भाग है 22। कितना है? 22 है। 10 + 12 = 22 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या = क्या निकल आया? परमाणु भार निकल आया। नेक्स्ट है, हीरा में कार्बन 4 एक दूसरे से अनुबंध हैं। हीरा में कार्बन चर एक दूसरे से अनुबंध हैं, तो यह अनुबंध है टेट्राहेड्रल से, टेट्राहेड्रल बंध से। नेक्स्ट है, अवगाद्रो के अचरांक का मान होता है। अवगाद्रो के अचरांक का मान क्या होता है? जिसका मान होता है 6.022 × 10⁻23 मोल। मोल एक संख्या है जो 12 ग्राम कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट है, भारत में नगरपालिका जल का उपचार साधारणतः किससे किया जाता है? क्या किया जाता है? क्लोरीन से, क्लोरीन से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो विरंजक चूर्ण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? जिसमें पाया जाता है आयोडीन, आयोडीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है, इसके घटक हैं। ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है, इसके घटक क्या हैं? तो यह कॉपर और टीन, जिसमें कॉपर 88%, पिछले वाले में ही बताए थे। ब्रॉन्ज क्या है? तो ब्रॉन्ज हो जाएगा आपका कांसा एक मिश्र धातु है किसका? तो कॉपर और टीन का। कॉपर कितना होता है? तो 88%, और टीन कितना होता है? तो 12%, पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में ही बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु कितना है? तो 3000 सेंटीग्रेड है, 3000 सेंटीग्रेड है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस जो है ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह हंसाने वाली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए यह प्रसिद्ध है, जिम्मेदार है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में तो जानते ही होंगे, सबसे खतरनाक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, ट्रांसमीटरों के बफर एम्पलीफायरों का काम होता है। ट्रांसमीटरों के बफर एम्पलीफायरों का काम क्या होता है? जिसका काम होता है RF चरणों को विलग करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? सल्फर के अणु का सही सूत्र बताना है, जिसका है S8। नेक्स्ट है, धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? खैरा रोग किसकी कमी से होती है? तो यह जिंक की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? जिंक की कमी से होती है। इसमें पत्तियां पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं, जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। केचुआ से क्या लाभ है? केचुआ से क्या लाभ है? केचुआ से क्या लाभ है? तो इसका लाभ है, यह जमीन को उपजाऊ बनाता है। लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आता है, प्राप्त होता है। तो लौंग जो है यह पुष्पकलिका है, पुष्पकलिका से ही प्राप्त होता है, मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? यह परिवर्तित करता है कौन? यकृत। यकृत जो है, यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, जो संचित पोषण तत्वों के रूप में यकृत कोशिका में संचित हो जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25।
मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, शरीर में सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा जो है ऊर्जा प्रदान करता है। वर्षा खत्म होने पर प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करता है। गृहिणी के हाथ का औजार क्या है? गृहिणी के हाथ का औजार क्या है? तो यह है इंटरमीडियरी, मध्यस्थ है, जैसे कि चिमटा, सब का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाते हैं। पाचन जो है मुंह से ही प्रारंभ होता है। यह दांत भोजन को चबाते हैं और उसमें एक पाचक रस जिसे लार कहते हैं उसे मिश्रण होता है। यह रस जीभ और निचले जबड़े के नीचे स्थित लार ग्रंथियों से उत्पन्न होते हैं। लार में एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। लार में क्या होता है? एमाइलेज होता है, पता ही होगा, जो अविलेय शर्करा और मंड को एक सुवेल साधारण शर्करा माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। सिंपल सी बात है, लार में क्या होता है? एमाइलेज होता है, जो कि एंजाइम है। यह क्या करता है? ग्लूकोज को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ध्यान रखिएगा। चलिए, ज़्यादा लफड़ा नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ORT मौखिक पुनः जल योजन चिकित्सा किसके रोगोपचार से संबंध है? इसका संबंध किससे है? तो यह है अतिसार से। अतिसार से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? किसे कीट कहते हैं? तो तिलचट्टा को, चींटी को, खटमल को क्या कहते हैं? कीट कहते हैं। यह जो है ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है और इन सभी कीटों में क्या होते हैं? 3 जोड़ी टांग होते हैं, 6 टांग होती है। पौधों में पत्तियों से भोजन लेकर शेष भागों में कौन पहुंचाता है? पौधों में पत्तियों से भोजन लेकर शेष भागों में कौन पहुंचाता है? भोजन को फल, जल को जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, फ से फल, फ से फ्लोएम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें चालनी नलिकाएं कोशिका सबसे महत्वपूर्ण है। चालनी नलिकाओं में छिद्रित भित्ति होती है जो पत्तियों से भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। बिहार नाम बिहार कब पड़ा? बिहार का नाम बिहार कब पड़ा? तो यह पड़ा था मुस्लिम काल में। मुस्लिम काल में। वैदिक युग में नाम क्या मिलता है? तो प्राच्य या पूर्व प्रदेश मिलता है। किसमें? तो वैदिक युग में। मौर्य एवं गुप्त काल में इसका नाम क्या था? मगध था। और मुस्लिम काल में इसका नाम क्या पड़ा? बिहार पड़ गया। मध्य काल में बिहार के क्षेत्र में बौद्ध विहारों की अधिकता थी, इसी कारण इस राज्य का नाम क्या पड़ गया? बिहार पड़ गया। बिहार शब्द जिस शब्द का अपभ्रंश है वह है बिहार। बिहार का ही क्या है? अपभ्रंश शब्द है। ध्यान रखिएगा। बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो यह रोहतास है। कौन सा है? रोहतास है। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है। पूर्णिया। सर्वाधिक लिंगानुपात तो गोपालगंज। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन ही दिया गया है। बिहार का भूभाग मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। बिहार के कुल भूभाग में अधिकांश हिस्सा मैदानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एवं आर क्या है? सही दिया गया है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 96% जो भाग है मैदानी क्षेत्र ही है। बिहार के मैदानी भाग का निर्माण टेथिस सागर के मलबे पर प्लीस्टोसिन युग में हुआ है। इस मैदान की संरचना असंगठित महीन मृत्तिका, गाद तथा रेत के कण जैसे अवसादों का योग है। भारत का एकमात्र तथा विश्व का सबसे बड़ा पाइराइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह पाइराइट उत्पादक राज्य है अपना बिहार है। ध्यान रखिएगा। पाइराइट गंधक का क्या है? स्रोत है। इसका उपयोग सुपर फास्फेट, कठोर रबड़ तथा पेट्रोलियम उद्योग में होता है। यह मुख्यतः ऊपरी विंध्य समूह, अमझोर की पहाड़ियाँ, किसी सीमा को मनकोह में पाया जाता है। रोहतास जिले के अमझोर में करीब 109 वर्ग किलोमीटर में पाइराइट पाया जाता है। इसमें अनुमानित संचित भंडार करीब 40 करोड़ टन है। इसमें गंधक का अंश कितना है? तो 47% है। अमझोर जो है आयरन पाइराइट्स का एक कारखाना भी है। ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन बिहार सरकार की योजना है? इसमें से बताना है कौन सा है जो बिहार सरकार की योजना है। तो उपरोक्त में से सभी जो है बिहार सरकार का कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना, बिहार नॉलेज सेंटर की स्थापना की योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
कबीर अंत्योष्टि योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार के सदस्यों को मृत्यु होने पर 1500 रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट है 86 नंबर प्रश्न, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 9 प्रमंडल। पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, गया जो आता है मगध प्रमंडल में ही आता है। नाम ध्यान रखिएगा, पटना प्रमंडल, और इसका मुख्यालय भी पटना में ही है। दूसरा है मगध प्रमंडल, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गया में है। तीसरा याद रखिएगा सारण प्रमंडल, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह है छपरा है। तिरहुत प्रमंडल, और इसका मुख्यालय भी तिरहुत में ही है, मुख्यालय तिरहुत में ही है। कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से मुजफ्फरपुर में है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में है। दरभंगा प्रमंडल, इसका मुख्यालय दरभंगा में ही है। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा में है, कोसी प्रमंडल, इसका मुख्यालय सहरसा। और पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? पूर्णिया में है। एक बार तिरहुत प्रमंडल को कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। वज्जी संघ में आ जाएगा आपका वज्जी की राजधानी वैशाली, मगध की राजधानी गिरिब्रज, अंग की राजधानी चंपा, विदेह की राजधानी जनकपुर। वज्जी संघ की वैशाली, मगध का गिरिब्रज, अंग का चंपा, विदेह का जनकपुर। चलिए इसको मिला लीजिएगा। 87 नंबर हो गया। 88 नंबर देखते हैं। महाकाव्य महाभारत के अनुसार मगध का सबसे आरंभिक राजवंश निम्न में से कौन सा था? महाकाव्य महाभारत के अनुसार बताना है, तो इसके अनुसार हो जाएगा बृहदत्त वंश। ऐसे इसका जो है इतिहास में हर्यक वंशी हैं। चेंदी राज वसु के पुत्र बृहदत्त ने की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन थे? तो जरासंध थे। और राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी गिरिब्रज थी। उसने काशी, कोसल, चेंदी, मालव जो है, चेंदी, विदेह, अंग, बंग, कलिंग, कश्मीर तथा गंधार के शासकों को भी परास्त कर दिया था। इस वंश का अंतिम शासक पूछा जाए, बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रिपुंजय था। इसकी हत्या उसके संबंध पुलिक ने कर दी थी। पुलिक ने इसकी हत्या कर दी थी। बाद में वंश कौन उभर के आया? हर्यक वंश। मगध पर टोटल 7 वंशों ने शासन किया था। हसीन मशूक शाह, इसका ट्रिक याद रखिएगा। हसीन मशूक शाह, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन वंश और सातवाहन वंश। नेक्स्ट है निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। ऑपरेशन चाणक्य, ऑप्शन को देख लीजिए। ऑपरेशन चाणक्य हो जाएगा वस्तुओं में मिलावट। ऑपरेशन कोबरा, माफिया उन्मूलन। ऑपरेशन टोडरमल जो हो जाएगा, यह हो जाएगा उग्रवाद नियंत्रण। ऑपरेशन जॉन जो हो जाएगा भूमि सुधार। इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेशन टोडरमल होना चाहिए मेरे ख्याल से। ऑपरेशन टोडरमल जो होना चाहिए, यह होना चाहिए भूमि सुधार से। ऑपरेशन जॉन होना चाहिए उग्रवाद नियंत्रण से। यही इसका राइट आंसर होगा। ऑपरेशन चाणक्य वस्तुओं मिलावट, ऑपरेशन कोबरा माफिया उन्मूलन, यही राइट आंसर होगा। एक और आप लोग भी कंफर्म कर लीजिएगा क्योंकि इसका आंसर गलत दिया गया है। ऑपरेशन टोडरमल भूमि सुधार ही होना चाहिए। नेक्स्ट है लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? लॉर्ड सिन्हा ने कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? दिया था बिहार उड़ीसा से। अब यहाँ से मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर टिक कर देती हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 92 को प्रश्न देख लीजिए और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 93 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 95 को देख लेते हैं। 95 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 97 वीडियो का पॉज कर लीजिएगा और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। 96 को देख लीजिए, इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। जो कि है मैथ्स नहीं है, जीके जीएस ही है। 97 का आंसर क्या हो जाएगा? 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सब करंट अफेयर्स पुराना दिया गया है। हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के दूसरे उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ली है?
ये 2020 का ही करंट अफेयर है, यह है मनोज सिन्हा ने लिए थे। अभी बताइएगा अभी कौन है। नेक्स्ट है लद्दाख के, तो बने हैं कौन, लद्दाख के बने हैं बी.डी. मिश्रा। बी.डी. मिश्रा, ये 2020 का ही करंट अफेयर पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो पुराना करंट अफेयर दिया गया है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने ग्रुप में भी शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं। और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।